नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है जो अब की बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे। दोस्तों, आज मैं क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लेसन 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री या जिसे आप पृष्ठ रसायन कहते हैं, इस चैप्टर के बोर्ड में लगभग प्रतिवर्ष पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। यहाँ देखिए दोस्त, भौतिक अधिशोषण और यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण है। अधिशोषण, सबसे पहले अधिशोषण की क्रिया आपको बता दें। किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ या कणों का उपस्थित होना या दूसरे पदार्थ या कणों का होना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के कणों का आकर्षित होना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो इसका ये इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ उसको जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। भौतिक अधिशोषण में नंबर 1 कर रहा है कि यह वांडर वाल बंधों के द्वारा उत्पन्न होता है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? वांडर वाल एक प्रकार का कमजोर भौतिक बंध होता है जो वांडर वाल बंध के कारण, इसको हम काल्पनिक बंध भी बोलते हैं दोस्त, इसको हम काल्पनिक बंध भी बोलते हैं। और यह केवल भौतिक अधिशोषण के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण एक प्रकार का रियल बॉन्ड है। तो रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। रासायनिक बंध बनने के कारण रासायनिक अधिशोषण होता है, जबकि वांडर वाल बंध बनने के कारण जो है भौतिक अधिशोषण होता है। तो ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। भौतिक अधिशोषण की जो बंधों की जो प्रकृति होती है, भौतिक अधिशोषण जो है विशिष्ट प्रकार का नहीं होता है। यहाँ पे लिखा विशिष्ट प्रकार का नहीं होता, अर्थात भौतिक अधिशोषण जो है विशिष्ट प्रकार का नहीं होता है। और यहाँ देखिए ध्यान से, रासायनिक अधिशोषण जिसे हम रसोवशोषण भी कहते हैं, देखिए परीक्षा में दोनों नाम से पूछ सकता है, रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण। ठीक है ना? भौतिक अधिशोषण का सिंगल नाम है केवल भौतिक अधिशोषण। ठीक है। तो कह रहा है कि यह प्रकृति से अति विशिष्ट होता है। अति विशिष्ट का मतलब होता है कि यह जो है अत्यंत विशिष्ट होता है, मतलब एक्स्ट्रा जो है ये कहीं ना कहीं स्पेशल होता है। इसलिए रासायनिक अधिशोषण प्रकृति से क्या होता है? अति विशिष्ट होता है। ठीक है दोस्त। और चलिए, जो भौतिक अधिशोषण है ना, यह प्रकृति से उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी का मतलब होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट लौट कर फिर से रिएक्टेंट में आ जाता है, जिसमें अभिकारक जो है उत्पाद में चला जाए और उत्पाद लौट कर फिर से अभिकारक में आ जाए। इस उत्क्रमणी का जो चिन्ह होता है दोस्त, आपने उत्क्रमणी का चिन्ह कुछ इस प्रकार से देखा होगा। आप इस प्रकार से उत्क्रमणी का चिन्ह देखते होंगे। तो उत्क्रमणी का मतलब होता है कि जो अपने मूल वे पदार्थ जो जिसके आकार आकृति आदि में कुछ क्षण के लिए परिवर्तन हो जाए, किंतु कुछ समय पश्चात जो है लौटकर अपनी मूल अवस्था में आ जाए, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणी परिवर्तन। लेकिन रासायनिक अधिशोषण बता रहा है कि रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है। रासायनिक अधिशोषण जो है, ध्यान से देखिए, अनुत्क्रमणी होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणी। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणी होता है। यहाँ पे देखिए रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? अनुत्क्रमणी होता है। ठीक है दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर
4 एंड पॉइंट नंबर 5 कह रहा कि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवित गैसें सहजता से अधिशोषित हो जाती। कह रहा है कि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवित गैसें यानी जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है, जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उन पर भौतिक अधिशोषण कार्य करता है। जिनका क्रांतिक ताप अधिक होता है उन पर कौन सा अधिशोषण काम करता है? भौतिक अधिशोषण। गैसों की प्रकृति पर यह निर्भर करता है और जो गैसें सरलता से द्रवित हो जाती हैं उनमें जो है भौतिक अधिशोषण होता है। यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह भी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसोवशोषण दर्शाती हैं। मतलब कि किसी पदार्थ की सतह पर जो गैसें अधिशोषित हो जाती हैं, जो गैसें अधिशोषित होकर रासायनिक बॉन्ड बना लेती हैं, उस पदार्थ की क्रिया पर जो है रासायनिक अधिशोषण क्या करता है? निर्भर रहता है। ठीक है दोस्त, तो दोनों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह गैसों की प्रकृति ध्यान देखिएगा, कह रहा कि यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवित गैसें सहजता से क्या हो जाती हैं? अधिशोषित होती हैं। अधिक सरलता से द्रवित गैसों का मतलब जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है। ठीक है ना। कह रहा कि यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं वह रसोवशोषण दर्शाती हैं। मतलब कि जो गैसें किसी पदार्थ की सतह पर जो है तेजी से अधिशोषित हो करके और रासायनिक बंध या रासायनिक क्रिया करती हैं तथा रासायनिक बंध बनाती हैं, उनमें जो है रासायनिक अधिशोषण क्या करता है? कार्य करता है। और जब आपको एक बात बता दूं कि जब कोई भी रासायनिक या जब कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होता है तो उससे कुछ बंधों द्वारा जुड़ता है। इसके लिए हमने वान डेर वाल बंध का इस्तेमाल किया है और इसके लिए हमने रासायनिक बंध का इस्तेमाल किया है। जब कोई भी बंध बने, दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य कोई भी बंध जब बनता है तो बंध बनने पर जो है, जैसे ए और बी के मध्य कोई बंध बन रहा है तो बंध बनने के बाद क्या होता है? इन पदार्थों से ऊष्मा उत्सर्जित, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। कह रहा कि इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम यहाँ पर 20 से 40 किलो जूल होती है। 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं वो किसी प्रॉपर बंध द्वारा जुड़ेंगे और जो बंध द्वारा जुड़ते हैं वहां से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना दोस्त। यानी जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर अधिशोषित होता है तो अधिशोषित होने पर क्या होता है? उससे कमजोर वान डेर वाल बंध या किसी रासायनिक बंध द्वारा जो है क्या होता है? पदार्थ की सतह पर आकर चिपकता है। और पदार्थ की सतह पर चिपकने का तात्पर्य ये है कि वह जो है अधिशोष्य के मध्य एक रासायनिक बंध बन जाता है या एक वान डेर वाल बंध बन जाता है, जिससे कुछ ना कुछ क्या होती है? एनर्जी अधिशोषित होती है, एनर्जी निकलती है, निष्कासित होती है। अधिशोषण की क्रिया में एनर्जी निकलती है और जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें बहुत कम ऊष्मा निकलती है। यहाँ पर एंथैल्पी का मान जो होता है कम कितना? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। कि इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसमें 20 से 40 है, इसमें 30 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़े। बहुत अच्छा, चलिए। कह रहा कि अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। मतलब कम ताप पर भी अधिशोषण की क्रिया हो जाती है। तो अधिशोषण के लिए निम्न ताप क्या होता है? सहायक होता है। मतलब कम ताप रहेगा तो भी अधिशोषण की क्रिया हो जाती है। यह ताप बढ़ाने पर घटता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं, पहले तो तेजी से अधिशोषण बढ़ेगा लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोषण घट जाएगा। ठीक है ना। अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। रासायनिक के लिए
रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। यह ताप बढ़ने पर बढ़ता जाता है। देखिए दोनों के ग्राफ जो है, भौतिक अधिशोषण में क्या है, अगर भौतिक अधिशोषण की मैं बात करूं तो भौतिक अधिशोषण का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर आप रख देंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप रख देंगे टेम्परेचर और यहाँ पे आप रख देंगे अधिशोषण, इसको आप एक्स कह सकते हैं। जैसे जैसे आप ताप, भौतिक अधिशोषण में जैसे आप ताप बढ़ाएंगे, एक जो है ताप बढ़ाने के साथ साथ जो अधिशोषण पहले तेजी से बढ़ेगा, फिर आप ताप बढ़ाते जाएंगे, अधिशोषण हल्का सा घटेगा, फिर धीरे से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यह उच्चतम सीमा पर जाकर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कह रहा कि भौतिक अधिशोषण में निम्न ताप, कम ताप, इसमें ताप आपका 10, 20, 30, 40, यानी ये जो है 20 से 40 किलो जूल का प्रति मोल का यहाँ पे टेम्परेचर आपको देना है। इतने तापमान पे आप क्या क्या करेगा, यह अपनी भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर क्या होगा, सहायक होगा। यह अपनी उच्चतम सीमा पर जाएगा पहले, उसके बाद ताप आप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यह घटने लगेगा। ठीक है ना, अधिशोषण क्या होगा, घटने लगेगा। यहाँ पे अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है। जब ताप आप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होता जाएगा, रासायनिक अधिशोषण में बढ़ता जाएगा। ताप बढ़ाने पर जो है रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, जबकि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है, भौतिक अधिशोषण जो है घट जाता है। ठीक है दोस्त, कह रहा कि इसमें सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रासायनिक बलगतिकी में आपको सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था, उसकी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो करा कि इसमें सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें करा कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। कह रहा कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है, जैसे जैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे आप, वैसे वैसे अधिशोषण बढ़ जाएगा। यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने पर बढ़ जाता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, अधिशोषण भी उतना क्या होगा, अधिक होगा, अधिशोषण भी इतना अधिक होगा। किसी पदार्थ का सतह जितनी बड़ी होगी उतने ही अधिशोष उस पर आके अधिशोषित हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किस अधिशोषक का पृष्ठ जितना ज़्यादा होगा, इतने ही अधिक मात्रा में अधिशोष उस पर आके अधिशोषित होंगे। तो कह रहा है कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर यह बढ़ता है। यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर यह क्या होता है, बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आई है। कुछ दोस्त मेरे साथ इसको नोट करते चलें, जिनके पास स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं है, और जिनके पास स्क्रीनशॉट की व्यवस्था है वो फटाफट इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप एक अच्छी सी सुंदर सी नोट्स तैयार कर सकें, और जो परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। और मैं और उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास रहा आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह की एक और किसी और दिन शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।